हिज और हर एनवायरनमेंट, यानी अपने वातावरण के साथ जो उसकी पहली अंतःक्रिया है वो पामर रिफ्लेक्स के कारण होती है। पामर रिफ्लेक्स का अर्थ हुआ हथेली से पकड़ना किसी भी चीज को। बच्चे के पास आप कोई भी चीज लेकर के जाते हैं तो बच्चा उसे अपनी हथेली से पकड़ने का प्रयास करता है। तो जन्म से लेकर के 6 सप्ताह की आयु तक बच्चे में ये दो गुण, दो प्रवृत्तियां विकसित होती हैं, सकिंग रिफ्लेक्स और पामर रिफ्लेक्स। धीरे धीरे बच्चे में दोनों प्रवृत्तियां उम्र बढ़ने के साथ साथ खत्म हो जाती हैं। दूसरी अवस्था है प्राथमिक वृत्ति क्रियाओं की अवस्था, यानी प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन स्टेज। इसका टाइम पीरियड है 6 सप्ताह से लेकर के 4 माह की आयु तक। तो जो दूसरी उपावस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था के अंतर्गत दूसरी उपावस्था है, उस अवस्था का नाम है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन स्टेज या प्राथमिक वृत्ति क्रियाओं की अवस्था, 6 सप्ताह से लेकर के 4 माह की आयु तक। तो एक शब्द यहां पर अब आ गया नया, वृत्तीय क्रिया। इसका क्या अर्थ हुआ? सर्कुलर रिएक्शन का क्या अर्थ हुआ? वृत्त शब्द से आप सभी परिचित हैं, सर्कल शब्द से आप सभी परिचित हैं, एक गोलाकार आकृति। तो जो प्राथमिक वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था को, ये वृत्तीय क्रियाएं क्या होती हैं? आपने ध्यान दिया होगा कि लेकिन नहीं कर सकती बैग टंगा है। आपने ध्यान दिया होगा ऊपर दिखत नहीं। अरे माइक सब बोल के आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार। माइक बंद करिए अंजू जी। वृत्तीय क्रिया शब्द का क्या आशय है? यहाँ पर सर्कुलर रिएक्शंस का क्या अर्थ है? आपने देखा होगा बच्चा अपने हाथ पैरों को, या पीपीटी तो शो हो रहा है यहाँ तमाम लोगों को, धर्मेंद्र जी पीपीटी शो कोई दिक्कत नहीं। प्राथमिक वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था में वृत्तीय क्रिया से क्या आशय है मैं बता रहा था, सर्कुलर रिएक्शन। आपने देखा होगा बच्चा अपने हाथ पैरों को वृत्तीय गति में मूव करता है, यानी अपने चेहरे के चारों तरफ, अपने चेहरे पे ले जाएगा, नीचे ले जाएगा, हाथ पैरों को झटकेगा, हाथ पैरों को पटकेगा। ये बच्चे की सर्कुलर रिएक्शंस होती हैं, ये बच्चे की सर्कुलर रिएक्शंस है। तो जो दूसरी अवस्था उप अवस्था है 6 सप्ताह से लेकर 4 माह तक, इस अवस्था में बच्चे में 3 मुख्य प्रवृत्तियां विकसित होती हैं। सबसे पहला संवेदनाओं का समन्वयन, यानी इस एज में आकर के अब बच्चे में कुछ इमोशंस डेवलप होने लगते हैं। इमोशंस कैसे डेवलप होने लगते हैं? बच्चा थोड़ा सा स्माइल देने लगता है, हालांकि वो स्माइल रिफ्लेक्सिव स्माइल होती है। इसके अलावा बच्चा अब थोड़ा सा एहसास को समझने लगता है, माँ की स्पर्श को समझने लगता है, यानी इस अवस्था में बच्चे में कोऑर्डिनेशन शुरू हो जाता है उसके इमोशंस का। और इस अवस्था को जीन पियाजे ने प्रारंभिक आदतों के विकास की अवस्था भी माना है, यानी अब बच्चे में हैबिट्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। हैबिट्स कैसे डेवलप होना शुरू हो जाती हैं? जैसे बच्चे की सोने की आदत, बच्चे की जागने की आदत, बच्चे की माँ का स्तनपान करने की आदत, वो एक रूटीन में इनको करना शुरू कर देता है, और हाथ पैरों का मूवमेंट भी बच्चे का शुरू हो जाता है। ये प्राथमिक वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था में होता है। इसके बाद आती है द्वितीयक वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था, यानी सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस स्टेज, द्वितीयक वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था। इसका टाइम पीरियड है 4 से 8 माह तक। ध्यान दीजिएगा, जीन पियाजे ने इस अवस्था के बारे में कहा है कि ये अवस्था क्या है? ये अवस्था है द डॉन ऑफ लॉजिक। द डॉन ऑफ लॉजिक यहाँ पर लिख भी रखा है मैंने। डॉन का क्या मतलब होता है? डॉन का मतलब होता है सवेरा, और लॉजिक मीन्स क्या होता है? लॉजिक मीन्स होता है तर्क। यानी क्या हुआ, जीन पियाजे का मानना है कि इस अवस्था में आकर के बच्चे में सबसे पहले तार्किक चिंतन के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अब तार्किक चिंतन के लक्षण कैसे दिखाई देते हैं? अगर मैं ये कहूं कि 4 से 8 महीने की उम्र में आकर के बच्चे में लॉजिक डेवलप होना शुरू हो जाता है, तो आप में से ज्यादातर लोग, हम में से ज्यादातर लोग इस चीज पर विश्वास नहीं करेंगे कि भाई 4 से 8 माह की आयु में बच्चे में लॉजिक कैसे डेवलप होता है। ध्यान दीजिएगा, इस अवस्था में आकर के बच्चे में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, यानी वस्तु अभिविन्यास की प्रवृत्ति शुरू विकसित हो जाती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या है? यानी वस्तुओं के प्रति बच्चे का आकर्षण बढ़ने लगता है 4 से 8 माह की आयु में। अब बच्चा खिलौनों के प्रति आकर्षित होने लगता है,
ध्वनि करने वाले खिलौनों के प्रति आकर्षित होने लगता है, प्रकाश पैदा करने वाले खिलौनों के प्रति बच्चा आकर्षित होने लगता है। यानी अब बच्चे ने क्या किया, अब बच्चे ने ये जानना सीख लिया, बच्चा ये सीख गया कि ये जो दुनिया है, ये दुनिया में ये बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे आनंदित कर सकती हैं। यानी माँ के अलावा भी वो दूसरी चीजों को पहचानने लगता है, उनको खोजने लगता है, उनको जानने और समझने का प्रयास करना वो शुरू कर देता है। इसलिए इस अवस्था को द डॉन ऑफ लॉजिक कहा है। 4 महीने की एज तक बच्चा अगर जरा सा रोया, क्या चाहिए उसे, सिर्फ अपनी माँ चाहिए होती है। लेकिन 4 से 8 माह की एज में बच्चे को आप खिलौनों से भी खुश कर सकते हैं। यानी बच्चे में वस्तुओं के प्रति आकर्षण शुरू हो गया, और वस्तुओं के प्रति जो आकर्षण शुरू हो गया, इसको पियाजे ने वस्तु अभिविन्यास कहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कहा है। और ये दर्शाता है कि अब बच्चे में तर्क का विकास होने लगा। और महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर, राजस्थान में पूछा जा चुका है किस अवस्था को डॉन ऑफ लॉजिक कहा है जीन पियाजे ने। तो डॉन ऑफ लॉजिक है द्वितीय वृत्ति क्रियाओं की अवस्था, यानी 4 से 8 माह की आयु। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने अभी जीन पियाजे की जो पहली अवस्था थी, संवेदी प्रेरक अवस्था, उसकी उप अवस्थाओं की हम बात कर रहे थे। मैंने 3 उप अवस्थाओं पर चर्चा की। अब चौथी उप अवस्था है, वो है द्वितीयक वृत्ति क्रियाओं का समायोजन, यानी कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस। कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस 8 से 12 माह की आयु में इस अवस्था को उन्होंने कहा है द्वितीय वृत्ति क्रियाओं का समायोजन। यानी तीसरी उप अवस्था अर्थात द्वितीय वृत्ति क्रियाओं की उप अवस्था में बच्चे ने जो भी सीखा था, अब बच्चा उसको बेहतर ढंग से कोऑर्डिनेट करने लगता है इस एज में। और ये एज है 8 से 12 महीने की आयु। इस अवस्था में बच्चे के अंदर सबसे पहला गुण विकसित होता है दृश्य और स्पर्श के मध्य समायोजन। यानी वो देख करके और स्पर्श से भी अपने परिजनों को पहचानना शुरू कर देता है, कम से कम अपनी माता और अपने पिता को तो पहचानना शुरू कर देता है। और इस अवस्था के बारे में जीन पियाजे ने कहा है, इस अवस्था को नाम दिया है जीन पियाजे ने, आप देखिए लिख रखा है मैंने, द फर्स्ट प्रॉपर इंटेलिजेंस। जीन पियाजे कहते हैं कि 8 से 12 माह की आयु में बच्चे में बुद्धिमत्ता की प्रॉपर शुरुआत हो जाती है। इसके पहले वाली अवस्था क्या थी, द डॉन ऑफ लॉजिक, द डॉन ऑफ लॉजिक यानी तर्क का सवेरा। और यह अवस्था कौन सी, 8 से 12 माह की अवस्था, द फर्स्ट प्रॉपर इंटेलिजेंस, यानी बुद्धिमत्ता की प्रॉपर शुरुआत हो जाती है इस अवस्था में आकर के। सीटीईटी की परीक्षा में एक प्रश्न आया था, और ज्यादातर लोग जो मेरे विद्यार्थी थे यहाँ पर जो मेरी कोचिंग्स में, उनमें से ज्यादातर लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया था। और अधिकांश लोगों ने जिनसे मैं मिला, उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया था। प्रश्न ये था कि उद्देश्य केंद्रित व्यवहार, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे, उद्देश्य केंद्रित व्यवहार या लक्ष्य केंद्रित व्यवहार किस अवस्था में बच्चे में डेवलप होता है। अब उसमें 4 ऑप्शन दिए गए, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ज्यादातर लोगों को ये लगेगा कि भाई संवेदी प्रेरक अवस्था यानी जन्म से लेकर के 2 साल के बीच में बच्चे में ऐसा क्या उद्देश्य केंद्रित व्यवहार प्रदर्शित करेगा, गोल ओरिएंटेशन तो होता नहीं है बच्चे में। तो अधिकांश लोगों ने इसका उत्तर गलत दिया, अधिकांश ने इसका उत्तर लिखा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जबकि ध्यान दीजिएगा, गोल ओरिएंटेशन यानी उद्देश्य केंद्रित व्यवहार 8 से 12 माह की आयु में ही बच्चे में विकसित हो जाता है, यानी संवेदी प्रेरक अवस्था में ही विकसित हो जाता है। क्या आप में से कोई इस चीज को एक्सप्लेन करेगा, एक व्यक्ति अपना माइक ऑन करके, कि कैसे बच्चे में गोल ओरिएंटेशन इस स्टेज में डेवलप होता है? चलिए मैं ही करता हूं। उद्देश्य केंद्रित व्यवहार यानी गोल ओरिएंटेशन। हाँ जी मैं प्रयास करूं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, गोल ओरिएंटेशन का मतलब हुआ कि जब बच्चा, जैसे कि अब उसको भूख लगी तो वो क्या करता है कि जो थंब जो है अपने मुंह पे ले आता है, जब थंब मुंह पे ले आता है तो पैर को क्या करता है, मूव करता है सर के तरफ। जी तो ये अपने आप को वो क्या करता है कि उस पोजीशन में आता है कि जैसे हम सिकिंग कर रहे हैं या माँ का स्तनपान कर रहे हैं, तो इस सर्किल के अनुसार वो अपने बॉडी पोस्चर को डेवलप करता है।
ये आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि बच्चा ये क्या कर रहा है। बच्चे को भूख लगी तो बच्चा थंब को सक करना शुरू कर देता है, उस पोजीशन पे आ जाता है जैसे माँ का स्तनपान कर रहा हो। तो बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा एक गोल ओरिएंटेड बिहेवियर शो कर रहा है, वो अपनी भूख को मिटाने का प्रयास कर रहा है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दीपक सर ने दिया। ये उद्देश्य केंद्रित व्यवहार बच्चे का प्रदर्शित हो रहा है यहाँ पर। इसका एक दूसरा थोड़ा सा मैं एक जनरलाइज्ड एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। आपने देखा होगा कि जब इस एज में 8 से 12 महीने के बच्चे को अगर प्रैम में लिटा दीजिए, आप पालने में लिटा दीजिए, ऊपर कोई खिलौना टांग दीजिए, तो अब बच्चा क्या करेगा, उठ के बैठना शुरू कर देता है। जनरली वो बच्चा उस खिलौने को पकड़ने की कोशिश करेगा। ध्यान दीजिएगा, पिछली अवस्था में, द्वितीय वृत्ति क्रियाओं वाली अवस्था में बच्चे में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन यानी वस्तु अभिविन्यास आ गया था, अर्थात वो खिलौनों के प्रति, वस्तुओं के प्रति आकर्षित होने लगा था। लेकिन अब इस अवस्था में वो गोल ओरिएंटेशन भी शो करने लगता है, उद्देश्य केंद्रित व्यवहार भी शो करने लगता है। यानी इस अवस्था में आकर के अब बच्चा न सिर्फ खिलौने के प्रति आकर्षित हो रहा है, बल्कि उस खिलौने को पकड़ने का लक्ष्य भी बना रहा है। तो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, जीन पियाजे का देखिए माइन्यूट ऑब्जर्वेशन था। उन्होंने बताया कि बच्चे में गोल ओरिएंटेशन द्वितीय वृत्ति क्रियाओं की अवस्था में ही भी शुरू हो जाता है, यानी 8 से 12 माह की अवस्था में ही शुरू हो जाता है। अब इसके बाद आता है, उन्होंने कहा कि समस्या समाधान कह सकते हैं इसको, कि किसी चीज को पाने की अवस्था है, वो पाने का प्रयास शुरू कर देता है। समस्या समाधान की योग्यता के विकास की शुरुआत। अब बच्चा अपने लक्ष्य को पाने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता है, तरह तरह की गतिविधियां करता है। यानी एक तरह से बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी एबिलिटी डेवलप होने लगी। तो ध्यान दीजिएगा, इसी अवस्था में यानी संवेदी प्रेरक अवस्था में ही बच्चे में समस्या समाधान की योग्यता भी विकसित होना शुरू हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी विकसित होना शुरू हो जाती है। देव प्रकाश जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज बताएं मुझे आप। नहीं सर, समझ आ रहा है। अच्छा, ठीक ठीक, समझ आ रहा है। हाँ चलिए चलिए। इसके बाद अगली अवस्था है द्वितीय वृत्ति क्रियाओं की अवस्था में। याद रखना है आप, द्वितीय वृत्ति क्रियाओं के समायोजन की अवस्था में 8 से 12 माह का टाइम पीरियड है इसका। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो गुण बच्चे में डेवलप हुआ, वो डेवलप हुआ उद्देश्य केंद्रित व्यवहार यानी गोल ओरिएंटेशन। ये सीटीईटी की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। इसके बाद 5वीं उपावस्था है, और इस 5वीं उपावस्था का नाम है तृतीयक वृत्ति क्रियाओं की अवस्था। इंग्लिश में इसको हम कहेंगे टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शंस स्टेज, तृतीयक वृत्ति क्रियाओं की अवस्था। ध्यान दीजिएगा, इसका टाइम पीरियड है 12 से 18 माह तक, 12 माह से लेकर के 18 माह तक। अब ये वो एज है जिस एज में कहा है जीन पियाजे ने कि बच्चा वास्तव में नन्हा वैज्ञानिक बन जाता है, लिटिल साइंटिस्ट। बच्चे के लिए जीन पियाजे ने एक शब्द प्रयोग किया है, वो शब्द है द लिटिल साइंटिस्ट, नन्हा वैज्ञानिक। पियाजे का मानना है कि 12 से 18 माह की आयु तक आते आते बच्चा नन्हे वैज्ञानिक के गुण प्रदर्शित करना शुरू कर देता है। कैसे उन्होंने इसको नन्हा वैज्ञानिक कहा? एक वैज्ञानिक का क्या कार्य होता है? एक वैज्ञानिक का कार्य होता है अन्वेषण करना, शोध करना, अनुसंधान करना। पियाजे कहते हैं कि इस अवस्था में आके बच्चा अन्वेषण शुरू कर देता है, और अन्वेषण की इस प्रवृत्ति को ही जीन पियाजे ने कहा है वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस। संवेदी प्रेरक अवस्था का सबसे महत्वपूर्ण गुण है ऑब्जेक्ट परमानेंस का डेवलपमेंट हो जाना। ऑब्जेक्ट परमानेंस पे आप देखेंगे सीटेट के पिछले तमाम पेपर, तो लगभग हर बार ऑब्जेक्ट परमानेंस पे एक प्रश्न आया है। टीईटी में कई बार ऑब्जेक्ट परमानेंस पे प्रश्न आया है कि वस्तु स्थायित्व क्या है। टीईटी में बहुत सीधा सरल प्रश्न आता है कि वस्तु स्थायित्व का विकास किस अवस्था में होता है, तो इसका सही उत्तर होगा वस्तु स्थायित्व का विकास हो जाता है संवेदी प्रेरक अवस्था में। सीटीईटी में प्रश्न थोड़ा सा लॉजिकल आता है, तो सीटीईटी में किस प्रकार से आता है उसको समझने के लिए पहले वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस को समझना जरूरी है। ऑब्जेक्ट परमानेंस को समझने का प्रयास करते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? आप सपोज कीजिए, अगर आप बच्चे के बिहेवियर को फॉलो करेंगे, आप मान लीजिए एक 7-8 महीने का बच्चा है, 10 महीने का बच्चा है, आप उसके साथ खेल रहे हैं, ठीक है। खेलते हुए उसने आपका मोबाइल फोन ले लिया, 10 महीने के एक बच्चे ने आपका मोबाइल फोन ले लिया, वो
10-11 महीने का भी हो गया, 12 महीने का भी हो गया, आपका मोबाइल फोन उसने ले लिया, मोबाइल से वो खेलने लगा, आपने उससे मोबाइल फोन लिया और अपनी जेब में डाल दिया और उसको कोई दूसरी चीज दे दी खेलने के लिए, तो बच्चा क्या करेगा, उस दूसरी चीज से खेलने लगेगा। जबकि 12 महीने तक का बच्चा है, 11 महीने 10 महीने का बच्चा है, वो उस दूसरी चीज से खेलने लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व नहीं आया है। लेकिन जरा सोचिए, वही बच्चा 1.5 साल का हो, 1.5 साल का एक बच्चा आपके मोबाइल फोन से खेल रहा है, आपने मोबाइल फोन लेकर के उससे जेब में डाल लिया और आपने कहा कि मोबाइल म्याऊ ले गई, बिल्ली ले गई, क्या बच्चा आपकी बात मानेगा? क्या आप बच्चे को दूसरा खिलौना दे देंगे तो खेलना शुरू कर देगा? वो नहीं खेलेगा उससे, वो मोबाइल को ढूंढने का प्रयास करेगा, मोबाइल को खोजने का प्रयास करेगा, वो आपकी जेब में देखेगा, आपके ऊपर चढ़ जाएगा, है ना, कि आपने कहीं छुपा के रख दिया। क्यों? क्योंकि अब बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो गया। अक्सर बच्चों के साथ हम एक खेल खेलते हैं, बच्चा बिस्तर पे लेटा हुआ है, आप उसके सामने खड़े हो जाते हो और चेहरे पे एक तकिया लगा लेते हो, फिर तकिया हटाते हो, फिर लगाते हो, फिर हटाते हो। तो इस पूरी प्रक्रिया में बच्चा खिलखिला के हंस पड़ रहा है। अगर बच्चा 1 साल तक का है, 10 महीने का है, 11 महीने का है, क्योंकि अभी बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं डेवलप हुआ। लेकिन अब बच्चा अगर 1.5 साल का है, आप उसके सामने तकिया लगा के खड़े हो गए तो आपकी तकिया को वो पकड़ के खींच लेगा। क्यों? क्योंकि अब बच्चे में वस्तु स्थायित्व विकसित हो गया। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब बच्चे में वस्तु स्थायित्व नहीं है, तब बच्चे में खोजने की प्रवृत्ति नहीं है। तब तक बच्चा ये समझता है कि कोई वस्तु सिर्फ तब तक है उसका एग्जिस्टेंस जब तक कि वो उसकी आंखों के सामने है। उसकी आंखों से ओझल हो गई तो वस्तु का अस्तित्व भी खत्म हो गया। यानी अभी बच्चे में कोई मेमोरी फ्रेम नहीं हो रही, कोई याददाश्त नहीं बन रही। लेकिन जब वस्तु स्थायित्व विकसित हो गया तो बच्चे में याददाश्त विकसित होना शुरू हो गई। अब पियाजे किस तरह से वस्तु स्थायित्व को परिभाषित करते हैं, ये प्रश्न भी सीटीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। जहां पर वस्तु स्थायित्व की जो मैं डेफिनेशन आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूं अभी, पियाजे कहते हैं वस्तु स्थायित्व के बारे में कि बालक के द्वारा यह जान लेने की योग्यता कि किसी वस्तु के आंखों से ओझल हो जाने का अर्थ उसका अस्तित्व समाप्त हो जाना नहीं होता, वस्तु स्थायित्व कहलाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बालक के द्वारा यह जान लेने की योग्यता, यह जान लेने की क्षमता कि किसी वस्तु के आंखों से ओझल हो जाने का अर्थ यह नहीं होता कि उस वस्तु का अस्तित्व समाप्त हो गया है, वस्तु स्थायित्व कहलाता है। यानी जब बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो गया तो ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाने के बाद बच्चा ये जान जाता है कि कोई वस्तु आंखों से गायब हो गई, हमारे सामने से हट गई, तो इसका मतलब ये नहीं क्यों खत्म हो गई, इसका मतलब वो चीज कहीं ना कहीं है और वो अब उस चीज को ढूंढने का प्रयास करेगा। यानी अब बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो गया। अभी अभी मैंने बताया आप लोगों को, एक एग्जाम्पल दिया था कि बच्चे के सामने 8-9 महीने का बच्चा तकिया लेकर के खड़े हो, चेहरे पे तकिया लगाते हो, हटाते हो, लगाते हो, हटाते हो, तो बच्चा खिलखिला के हंस पड़ता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसको ये लगता है कि जैसे आपने तकिया लगाया तो उसे लगा कि आप गायब हो गए, जैसे ही आपने तकिया हटाया तो उसे लगा कि आप फिर आ गए, और इस वजह से वो खिलखिला के हंस पड़ता है, क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आया। लेकिन जब बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाएगा तो बच्चा ये जान जाएगा कि अगर कोई चीज मेरी आंखों के सामने नहीं है, आंखों के सामने नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज है ही नहीं, है ना। यानी ओके, वॉइस क्लियर नहीं आ रही, मैं फिर से एक बार बताने का प्रयास करता हूं। वस्तु स्थायित्व के बारे में पियाजे ने कहा कि जब बच्चा ये समझ लेता है, बच्चे में ये गुण विकसित हो जाता है कि कोई वस्तु आंखों से ओझल हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वस्तु खत्म हो गई। ये प्रवृत्ति वस्तु स्थायित्व है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। आप किसी 1.5 साल के बच्चे को देखिए, सपोज करिए वो बिस्तर पे खेल रहा है। संतोष मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? संतोष जी
एक एग्जांपल लेते हैं। 1.5 साल का बच्चा बिस्तर पे खेल रहा है, वो खेलते खेलते सपोज करो गेंद से खेल रहा है, गेंद वो बिस्तर से नीचे गिरा देता है, तो क्या वो दूसरे खिलौने से खेलना शुरू कर देगा या गेंद को खोजने का प्रयास करेगा? वो नीचे बिस्तर से झांक करके गेंद को खोजने का प्रयास करेगा। तो ये व्यवहार दर्शाता है कि बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गया है, वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो गया है। यानी संवेदी प्रेरक अवस्था में ही वस्तु स्थायित्व का गुण 12 माह से लेकर के 18 माह की आयु के बीच में डेवलप हो जाता है। अब इसके बाद अंकिता बताइए। इसके बाद जो छठवीं और अंतिम उपावस्था है वो है स्कीमा के अंतःकरण की अवस्था, इंटरनलाइजेशन ऑफ स्कीमास। ये अवस्था है 18 माह से 24 माह की आयु तक। इस अवस्था के बारे में 2 बातें जीन पियाजे ने कही हैं, याद रखने वाली है बातें। इसी अवस्था में यानी 18 से 24 माह की आयु में ही बच्चों में इंसाइट यानी अंतर्दृष्टि की शुरुआत हो जाती है, और साथ ही साथ क्रिएटिविटी यानी रचनात्मक प्रवृत्ति की भी शुरुआत हो जाती है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो पहली अवस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था को उन्होंने 6 अलग अलग उप अवस्थाओं में विभाजित किया है, जिसमें से सबसे पहली अवस्था थी सरल प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था, दूसरी अवस्था थी प्राथमिक वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था, तीसरी अवस्था थी द्वितीयक वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था, चौथी अवस्था थी द्वितीयक वृत्तीय क्रियाओं के समायोजन की अवस्था, पांचवी अवस्था थी तृतीयक वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था, और छठवीं अवस्था थी स्कीमा के अंतःकरण की अवस्था। और इस अवस्था में जो बच्चे में सबसे महत्वपूर्ण गुण विकसित होता है संवेदी प्रेरक अवस्था में, वो गुण है ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व, लक्ष्य केंद्रित व्यवहार यानी गोल ओरिएंटेशन, है ना, उद्देश्य केंद्रित व्यवहार। तो वस्तु स्थायित्व और उद्देश्य केंद्रित व्यवहार, इन पर परीक्षाओं में प्रश्न आया है, और ये 2 गुण हैं जो बच्चे में इस अवस्था में प्रमुख रूप से विकसित हो जाते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था में। इसके बाद बात करते हैं दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसके बारे में हम आगे कल डिस्कस करेंगे। मैं अभी आप यहाँ स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चे में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक गुण विकसित होते हैं। आत्म केंद्रित व्यवहार या सेल्फ सेंट्रिक बिहेवियर, अहम केंद्रित व्यवहार या इगोसेंट्रिक बिहेवियर, तीसरा है जीववाद यानी एनिमिज्म, चौथा है संकेंद्रण यानी सेंट्रेशन, पांचवा है संरक्षण यानी लैक ऑफ कंजर्वेशन और संरक्षण का अभाव, और उसके बाद उत्क्रमणीय चिंतन का अभाव, जादुई विश्वास और कृत्रिमतावादी चिंतन। ये प्रमुख गुण बच्चे में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं, जिनके बारे में कल मैं विस्तार से चर्चा करूंगा आपसे। आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूं, और समाप्त करने के बाद कुछ बातें आप लोगों से कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले जब आप लोग कर रहे हैं तो अभी आप लोगों के सामने सीटीईटी की परीक्षा है, तो ध्यान दीजिएगा सीटीईटी की जो परीक्षा होती है, अमित सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको समझ में आया। सीटीईटी की जो परीक्षा होती है वो तथ्य परक नहीं होती बल्कि समझ परक होती है। टीईटी की परीक्षा तथ्य परक होती है। सीटीईटी की परीक्षा आप रटे हुए सूचनाओं के आधार पर पास नहीं कर सकते हैं। टीईटी की परीक्षा स्टेट टीईटी तो रटी हुई सूचनाओं के आधार पर ही पास हो जाएगी। सीटीईटी को करना है तो आप लोगों को प्रॉपरली समझना पड़ेगा, चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर प्रयास ये करूंगा कि आपको मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकूं, आपको सूचनाएं भी सही दे सकूं, आपको तथ्य भी सही दे सकूं। एक काम ये करना है, सीटीईटी के पिछले पेपर सॉल्व करना शुरू कर दीजिए आप लोग। मैं भी आगे यहाँ पर सीटीईटी के पेपर्स पे, टीईटी के पेपर्स पे डिस्कशन करूंगा आप लोगों से, और प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। रेगुलरली मैं प्रश्न भी कराऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि पहले टॉपिक क्लियर हो जाए। जैसे एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हम उससे संबंधित प्रश्न जो अलग अलग परीक्षाओं में आए हैं उससे संबंधित मैं प्रश्नों पे चर्चा करूंगा। अभी मैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जब पूरा कर लूंगा तो इससे रिलेटेड विभिन्न प्रश्नों पे मैं जो अलग अलग परीक्षाओं में आए हैं उन सारे प्रश्नों पे चर्चा करूंगा। कल मैं डिस्कस करूंगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में,
इससे रिलेटेड जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा मैं पीडीएफ आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, पीपीटी भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। प्रश्नों का जो एक समुच्चय है, जो प्रश्नों का जो एक सेट है जो मैंने बना रखा है, वो भी मैं आप लोगों को रेगुलरली शेयर करता जाऊंगा। और एक चीज का मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो यहाँ पर मैं मनोविज्ञान में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, इसके बाद आपको सीटीईटी के लिए, टीईटी के लिए या किसी भी स्टेट टीईटी के लिए, और अगर आप में से कोई नेट वगैरह देना चाहे मनोविज्ञान में, तो उसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चीजों को समझते जाइएगा। आप में से अगर किसी का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो तो आप लोग ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, बट समय निकाल करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आप सभी को शुभकामनाएं, अपना फीडबैक दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, क्लास बहुत अच्छी थी। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। शुभ रात्रि। थैंक यू सर। शुभ रात्रि। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। इसी लिंक से अभी आप लोग बने रहिए, इसी लिंक से मोनिका मैम ऐड करेंगी। अभी मोनिका मैम की क्लास चलेगी। ओके मैम। मोनिका मैम आ चुकी हैं। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी मैम आ रही। यस मैम, ऑडिबल। ओके, थैंक यू मैम। चलिए मैं अभी पीपीटी शेयर कर देती हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। किसको उंगली लगाते जो है स्क्रीन बड़ी हो जाती है। कुत्ते साले चप्पल उठा के इसके मुंह में फोन क्या कीर्ति मारा। मैम माइक म्यूट कीजिए प्लीज। चलिए पीपीटी सबको आई गेस शो हो रही है, ठीक है। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पॉलिसीज एंड स्कीम्स हम स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें फर्स्ट हमने किया था जिसमें हमने संवैधानिक जो भी प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, वो हमने किए थे। आज हम करेंगे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा कमीशन जो आया था उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कब आया था? 1948 और 49, 2 इयर्स दिए गए हैं यहाँ पे। दोनों का अंतर क्या है? 1948 में इसका गठन किया गया था कमीशन का, और जो इस कमीशन ने रिपोर्ट बनाई थी, वो रिपोर्ट जब सबमिट हुई तब नेक्स्ट ईयर जो स्टार्ट हो चुका था वो था 1949। तो ये इसमें अंतर है कि 1948 में कमीशन बना, लेकिन इस कमीशन ने जो रिपोर्ट बनाई उसके बाद वो 1949 में सबमिट हुई थी, ठीक है। तो इसलिए इसको 1948 से 49 के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर जब क्वेश्चन पूछा जाए कि ये गठन कब नियुक्त किया गया, ये कमीशन कब आया या कब नियुक्त हुआ, तो 1948 आंसर रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं मेन की क्यों आया, इसकी क्या जो फीचर्स थे, इसकी विशेषताएं क्या थी आयोग की। सबसे पहला तो हमें नाम से ही मत पता लग जाता है कि यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय के लिए ये आया था, ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग था। एक तो ये याद रखना कि 1947 में जब इंडिया भारत आजाद हुआ उसके बाद आने वाला प्रथम शिक्षा आयोग था ये। उसके बाद ये विश्वविद्यालय जो शिक्षा थी उसको उसमें सुधार लाने के लिए गठन किया गया था कि जो विश्वविद्यालय है इंडिया में, भारत में, उनमें कुछ शिक्षा में सुधारों की आवश्यकता थी, जिसके लिए कि रिकमेंड किया गया कि हमारे पास एक ऐसा कमीशन हो जो यूनिवर्सिटी लेवल पर विश्वविद्यालय में शिक्षा देखे कि कैसी है, क्या चैलेंजेस है, क्या समस्याएं आ रही है, उन समस्याओं को देखते हुए उनमें सुधार किए जा सके। और सुधार के साथ साथ इनका ये भी था कि आज के टाइम में जो एजुकेशन सिस्टम है, जो शिक्षा नीति है बाहर के देशों में या बाकी जो डेवलप्ड विकसित देश है उनसे जो है अलाइन किया जा सके कि मॉडर्नाइजेशन जो है वो भी आए चीजों में और अच्छा बेहतर हम इसको बना सके। तो इसलिए जो है ये गठन किया गया। इसका गठन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा बनाया गया ये कमीशन, लेकिन किसकी सिफारिश से? कैब और IUBE है ये। इसमें क्या है, कैब तो है हमारा सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी है, और IUBE जो है इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है। इनकी रिकमेंडेशन, इनकी सिफारिश में 1948 में नियुक्ति की गई इस कमीशन की। और इस कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली थे, ठीक है।
इसे जो है राधा कृष्णन आयोग भी कहा जाता है। तो यहाँ से हमारा मेन क्वेश्चन क्या है, एक तो जो है सबसे पहला स्वतंत्र भारत का या आजाद भारत का सबसे प्रथम जो शिक्षा आयोग था, फिर जो विश्वविद्यालय में शिक्षा के सुधार हेतु इसे को बनाया गया, किसकी सिफारिश पर, केव और IUBE, ये याद रखना, नवंबर 1948 में बनाया गया, ठीक है। और जो उसके अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर राधाकृष्णन थे, और इसीलिए इनके नाम पर इनको राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है। जैसे एक हमारा मुदालियर आयोग कमिश्नर भी आएगा, तो वो भी क्या है, मुदालियर जो उनके नाम पे है, डॉक्टर लक्ष्मण के नाम पे, इसी तरह से इनको जाना जाता है। तो इसको जो है राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इस कमीशन में शुरुआत में जो है 10 मेंबर थे, और इसकी जो रिपोर्ट देखो, अब जो मैंने क्या बताया कि आयोग कब बना, नवंबर 1948 में बना, ठीक है। रिपोर्ट कब सबमिट हुई, अगस्त 1949 में, यानी लगभग ये मान के चलो आप कि 3 महीने बाकी रहे हैं। तो कितने रह गए कि यहाँ से नवंबर से लेकर नवंबर, दिसंबर और 8 महीने, ये 10 महीने बाद रिपोर्ट सबमिट हुई। और इसकी जो रिपोर्ट सबमिट की गई वो 2 खंड में थी, पहले में सिफारिशें थी, दूसरों में स्टडी डेटा था कि कहाँ पे स्टडी की गई है, किस चीज पे क्या क्या चीजें ऐड की गई है, किसके बेसिस पे जो सिफारिश है वो दी गई है, ठीक है। मेन यहाँ सिर्फ नाम है, इसका साल है और कब हुआ, जो इसके जो अध्यक्ष है वो कौन थे, ये चीजें मेन है, ठीक है। शिक्षक वाली गाड़ी है लता देवी अपना अनम्यूट करिए, गाड़ी है म्यूट कर लीजिए। चलिए, इसमें जो मेथड ऑफ स्टडी है, जो हमने रिपोर्ट बनाई, तो वो रिपोर्ट के लिए क्या मेथड ऑफ स्टडी रखा गया, एक तो वो चीज, और फिर इसमें क्या क्या चीजें थी वो पढ़ते हैं। उच्च शिक्षा की समस्याओं को समझने के लिए एक तो पूरे भारत का विस्तृत दौरा किया गया, कि ताकि जो उच्च शिक्षा है यानी हायर एजुकेशन, जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनकी क्या समस्याएं उसको समझने के लिए पूरे भारत में जो है विजिट की गई। और लगभग 600 शिक्षक जो विशेषज्ञ है उनको प्रश्नावली, क्वेश्चन आयर्स भेजे गए, वो भरवाए गए, ताकि उनके चैलेंजेस है क्या वो फेस कर रहे हैं वो हमें पता लग सके, यानी आयोग के जो मेंबर्स थे उनको। प्रशासकों, छात्र संगठनों और शिक्षाविदों से साक्षात्कार के लिए गए, इंटरव्यू किए गए, और अंत में जो है 1949 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, ठीक है। मेनली आप सिर्फ इतना जाने कि यहाँ लगभग 600 जो शिक्षा विशेषज्ञ थे उनसे बातचीत की गई, क्वेश्चन आंसर करवाए गए। माइक म्यूट कीजिए प्लीज। और 1949 में लगभग 10 महीनों के बाद जो रिपोर्ट सबमिट की गई। उसके बाद जो ये रिपोर्ट दी गई, तो उसमें जो यूनिवर्सिटी शिक्षा है उसके क्या उद्देश्य है ये बताए गए थे, और वो कौन कौन से उद्देश्य है। एक तो राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के लिए सक्षम नागरिक तैयार करना, कि जो नेशनल, जो एक राष्ट्र है, एक देश है, उसकी जो जिम्मेदारियां हैं उसको उठाने के लिए सक्षम नागरिक को तैयार किया जाए, ऐसी एजुकेशन विश्वविद्यालय की होनी चाहिए। उसके बाद जो है सामान्य, व्यावसायिक और प्रोफेशनल शिक्षा का उच्च स्तर बनाए रखना, कि चाहे वो जो है सामान्य बात करें या हम व्यावसायिक, जो काम काज से रिलेटेड है और वोकेशनल से रिलेटेड है या प्रोफेशनल, सब तरह की जो शिक्षा है उनका जो उच्च स्तर, जितना अच्छा पोटेंशियल, जितना अच्छा उसमें सुधार हो सकता है उतना हम बनाए रखें। फिर है भारतीय संस्कृति और सभ्यता को सुरक्षित व विकसित करना, जो इंडियन कल्चर है, भारत का कल्चर है, संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, उनको भी सुरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए, उसको जो है शिक्षा से जोड़ा रखा जाए, और नए विचार उत्पन्न किए जाए। राष्ट्र विकास में बाधक पुराने विचार हटाना, कि देखो भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, उस चीज को तो जोड़े, लेकिन अगर कोई ऐसी संस्कृति, ऐसी कोई सभ्यता, कोई ऐसे विचार है जो कि नए विचार उत्पन्न करने में या राष्ट्र विकास के माध्यम में, राष्ट्र विकास यानी हमारे देश को विकास करने के लिए जो चीजें हैं उनमें बाधक बन रही, कहीं ना कहीं कोई समस्या लेकर आ रहे हैं, तो उन पुराने विचारों को हटाया जाए। फिर है मन और आत्मा का विकास कर प्रज्ञा बढ़ाना। प्रज्ञा का मतलब है कि बुद्धि, डेवलप विजडम बाय एजुकेटिंग माइंड एंड सोल। ये ना प्रज्ञा, आई डोंट नो क्या होगा, विजडम का मतलब बुद्धि, ज्ञान बढ़ाना, ज्ञान आना चाहिए था, कि मन और आत्मा का विकास करके, जो किसी व्यक्ति का मन और आत्मा क्या है,
कि हमारी जो सोच है, समझ है, वो कैसी है, हमारे विचार कैसे हैं, उन चीजों का विकास करके ज्ञान बढ़ाना। ये नहीं कि कोई रीति रिवाज है, कोई कल्चर है, कोई बिलीफ है, मान लो हम मानते हैं कि हमारे सिर्फ मान्यता है, लेकिन उस मान्यता के पीछे अगर कोई वैलिड रीजन है, कोई तर्कशील हमारे पास जवाब है, तो हम उस चीज को माने। अदरवाइज जो है, हमारी जो मन है, आत्मा है, हमारे सोच विचार, हमारी जो धारणा है, मान्यताएं हैं, उनका विकास करना, उनको बदलना, जिससे कि राष्ट्र विकास हो, और इन चीजों को करते हुए ज्ञान बढ़ाना, ज्ञान भी बना रहे। ऐसे नहीं कि सिर्फ जो बाहर के देश है या जो डेवलप्ड विकसित देश है उनमें ये चीजें हो रही है तो हम करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कोई चीज अगर उनकी यहाँ से कोई चीज अपने यहाँ ले रहे हो, अपना रहे हो, तो उस चीज के पीछे क्या तर्क है आपका, क्यों अपनाना चाह रहे हो, इससे आपके देश को क्या बेनिफिट होगा, क्या फायदा है, वो चीज हो। तो सारी चीजें क्या है कि हमारे मन आत्मा का विकास हो, और इससे जो है ज्ञान बढ़े, और ऐसी कोई विचारधारा, ऐसी कोई संस्कृति या रूढ़िवादी सोच जो कि हमारे देश के विकास में बाधा बने, उस चीज को हटाया जाए। ठीक है। सभी प्रकार के ज्ञान के अवसर उपलब्ध करवाना, कि अलग अलग तरह के जो अवसर हैं ज्ञान के लिए वो सारे उपलब्ध होने चाहिए। अलग अलग तरह के जैसे प्रोग्राम्स हो, एजुकेशन कोर्सेज हो, या सेमिनार, वेबिनार, जो भी चीजें हो सकते हैं, जितने अवसर उपलब्ध हो सके वो सारे जो उपलब्ध है अवसर करवाए जाएं। नैतिक मूल्यों का संचार किया जाए। नैतिक मूल्य जो कि हमारे आचरण, एक अच्छे आचरण से रिलेटेड जो होते हैं, यानी गुड हैबिट जो है हमारी अच्छी मूल्य है, सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, ये सारी चीजें जो हमारे नैतिक मूल्यों में आती है, किसी की हेल्प करना, शेयरिंग करना, वो सारी चीजें। विश्व बंधुत्व और अंतरराष्ट्रीयता की भावना विकसित करना, कि सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, विश्व के स्तर पर जो है सब बंधुत्व है, कि दोस्त है, भाईचारा है, वो चीजें जो है विकसित करना इसका लक्ष्य है। राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, उद्योग और वाणिज्य में नेतृत्व तैयार करना, ये चीजें बेसिक है कि क्या क्या चीजों पे जो है काम किया गया। और जो पॉजिटिव चीजें ऑब्वियसली वही बोली गई होंगी, किसी ने ये तो नहीं कहा होगा कि पीछे ले जाओ देश को, पिछड़ा हुआ बना दो, कुछ भी नहीं। तो सब चीजें जो है देश के हित में थी, पॉजिटिव चीजें ही थी। छात्रों का आध्यात्मिक विकास करना, कि सिर्फ नॉलेजेबल चीजें ही नहीं, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता भी उसमें होनी चाहिए। उन्हें जो है बिलीफ जो हमारे कल्चर में आध्यात्मिकता है या फिर जो रिलीजियस रिलेटेड है उस तरह की, कि उन चीजों को समझे। ठीक है। लास्ट है बौद्धिक साहसी व्यक्तित्व विकसित करना, खोज, आविष्कार और मौलिक विचारधारा को बढ़ावा देना, लोकतंत्र को मजबूत करना, समानता, बंधुत्व, सामाजिक न्याय व राष्ट्रीय एकता, इन सब चीजों को बढ़ाना। ठीक है। इक्वालिटी हो गया, कि बंधुत्व है, भाईचारा है, दोस्ती, नाता, ये कि सब जो है समाज में जितने भी लोग हैं ना, कोई गरीब अमीर नहीं है, सब इक्वल है, एक दूसरे की मदद करते हैं, मिलजुल कर सब रहते हैं, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। ये सारी पॉजिटिव चीजें, विश्वविद्यालय जो शिक्षा थे उसके उद्देश्य यही थे, तो इन उद्देश्यों की पूर्ति की जाए। फिर बात आती है शिक्षण स्टाफ, जो टीचिंग स्टाफ है, वहां पे जो प्रोफेसर है जो पढ़ा रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, उनसे रिलेटेड क्या चीजें जो है इंट्रोड्यूस की गई। तो सबसे पहले कि जो विश्वविद्यालय है, कोई यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उसकी जो गुणवत्ता है वो किस पर डिपेंड करती है, शिक्षकों पे, कि जो टीचर जितने अच्छे होंगे उतनी अच्छी शिक्षा होगी वहां पे। उनकी गुणवत्ता और योग्यता में सुधार किया जाए, कि शिक्षक अच्छे होने चाहिए, उनकी गुणवत्ता हो, अच्छी गुणवत्ता वाले, अच्छी नॉलेज वाले, अच्छी योग्यता वाले ही जो है शिक्षक बने, वरना नहीं हो। 4 कैटेगरी जो बताई गई कि टीचर्स की 4 कैटेगरी होनी चाहिए, प्रोफेसर्स, रीडर्स, लेक्चरर और इंस्ट्रक्टर, ये 4 कैटेगरीज बताई गई थी। इम्प्रूव किया जाए पे स्केल में, जो वेतनमान दिया जाता है शिक्षकों को उसमें जो है बढ़ाया जाए उसको, और जो उसकी सेवा शर्तें हैं, जैसे हमारी वो शर्तें होती है ना, कि कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होंगे, तो उनमें सुधार किया जाए। और जो अकोमोडेशन या जो चीजें मिलती है, मान लीजिए कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में जॉब करती हूँ और वहां पे जो जॉब करने वाला प्रोफेसर है या असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके लिए फैसिलिटी है ये, कि यहाँ पे जो काम करता है उसको जो है रहने को मिलेगा, यहाँ पे खाना उनका फ्री होगा, या कोई और आने जाने का टीए मिल रहा है, कुछ ऐसा जो उसकी सेवा के लिए, उनकी सर्विस, इन सर्विस में जो जॉब में उनको कुछ चीजें देती जा रही है, उनमें इतना सुधार हो, अच्छी चीजें हो। इसका रीजन क्या था,
ताकि जो अच्छे नॉलेजेबल टीचर्स हैं, अच्छी गुणवत्ता वाले, अच्छे ज्ञान वाले, उनको अट्रैक्ट किया जा सके ताकि वो यूनिवर्सिटी में आए और वो पढ़ाएं। क्योंकि ऑब्वियसली जिस पर्सन को नॉलेज है वो बहुत कम पैसों में नहीं आएगा, अगर वेतन अच्छा नहीं है तो वो नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ उसे नॉलेज देने से मतलब नहीं है, उसे अपना घर भी चलाना है। तो ये था कि अच्छे नॉलेजेबल शिक्षकों को आकर्षित करने के लिए जो वेतनमान है वो बढ़ाया जाए और उनकी जो सेवा शर्तें हैं, उनकी जो सर्विस कंडीशंस है वो अच्छी की जाए। फिर उच्च अध्ययन हेतु अध्ययन अवकाश देना, कि शिक्षकों को भी तो पढ़ने के लिए अवकाश देना। अगर कोई शिक्षक है वो आगे स्टडीज कर रहा है तो उसको भी जरूरत के अनुसार, अगर अवकाश की जरूरत पड़े, छुट्टी की जरूरत पड़ रही है, इनकेस लीव चाहिए, तो एजुकेशनल लीव दी जाए। फिर पदोन्नति योग्यता आधारित करे कि अगर किसी का प्रमोशन होगा तो वो जो है मेरिट के बेस पे होना चाहिए, साल के बेस पे नहीं, कितने साल हो गए तो कर दिया, नहीं, मेरिट बेस पे होने चाहिए। मेरिट के लिए भी कुछ जो है पॉइंट्स बनाए जाए कि किस बेस पे मेरिट दी जा रही है, ठीक है। फिर रिटायरमेंट की एज जो है नॉर्मली जो है 60 ईयर्स कर दिया जाए और प्रोफेसर्स के लिए 64 ईयर्स कर दिया जाए, ठीक है। ये चीजें थी टीचिंग स्टाफ के लिए। इतने डिटेल क्वेश्चंस नहीं आते, सिर्फ नाम पूछा जाएगा एक्ट का, या जो है ये कमीशंस आए थे इनके साल पूछ लिए जाते हैं, या किस साल में कौन सी चीजें, थोड़ा बहुत पूछा जाता है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कितना कि इसमें क्या कर दिया गया, तो ज्यादा डिटेल नहीं आती। जो मेन पॉइंट है ना वो पढ़ना, लास्ट में जो इसको एक स्टोरी की तरह मैं आपको करवा दूंगी तो याद रह जाएगा, ठीक है। फिर आता है कि जो कोर्सेज थे, वर्किंग डेज थे, तो 11 साल की जो स्कूलिंग कर दी गई, ठीक है, ये याद रखना। विश्वविद्यालय प्रवेश जो है इंटरमीडिएट के बाद होगा, 11 वर्ष की शिक्षा की गई थी, यानी इसमें क्या चीज कर दी गई, जो हमारी 1 to 5 तो क्लास प्राइमरी हो ही गया। फिर जो है 6 to 7, 8 जो ये 3 साल का जूनियर विंग इसको कहा गया। और इसके बाद जो है, एक सेकेंड, जो 6 to 7 है, छठी से 8वीं क्लास तक है, इसको जूनियर विंग कहा गया। 9वीं, 10वीं और 11वीं ये 3 साल थे, और जो है 12वीं थी। लेकिन जो 12वीं है ये 4 साल का तो रखा गया, हाई विंग इसको कहा गया। और इसको जो 12वीं है उसको क्या कर दिया गया, इसको है प्री कॉल यूनिवर्सिटी की। पूरा जो विश्वविद्यालय होगा ना, कि अगर कोई बच्चा 11 तक पढ़ रहा है तो यहाँ पे वो स्कूल है, लेकिन जो +2 करेगा तो उसको इस तरह रखा जाए कि वहां पे +2 क्लास से बच्चा यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो जाएगा, यानी कोई भी ग्रेजुएशन वगैरह करने जाएगा तो +2 में बच्चा कॉलेज के लिए तैयार हो रहा है। इस तरह से 12वीं को रखा गया, ठीक है। तो विश्वविद्यालय प्रवेश जो इंटरमीडिएट के बाद कर दिया गया, कि कोई यूनिवर्सिटी में जो प्रवेश करेगा विश्वविद्यालय में वो 11वीं के बाद करेगा, जो +2 क्लास थी वो कॉलेज में थी, ठीक है। फिर जो फर्स्ट डिग्री जो होगी वो 3 साल की होगी। कॉलेज का वर्किंग डेज कितना होना चाहिए, जो 180 दिन का कार्य दिवस होना चाहिए, परीक्षा के दिनों को छोड़कर। एग्जाम डेज जो होंगे वो अलग होंगे, उसके अलावा 180 दिन जो है कार्य दिवस होने चाहिए, क्लासेस होनी चाहिए, फिर जो है एग्जाम होने चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट की स्ट्रेंथ क्या थी, यूनिवर्सिटी के लिए 3000, और जो कॉलेज थे जो जुड़े हुए संबंध कॉलेज है, जैसे एक यूनिवर्सिटी के अंदर काफी कॉलेज आते हैं तो कॉलेज के लिए 1500, ठीक है। अब बात आती है रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो पीएचडी प्रवेश व प्रक्रिया सर्व भारतीय स्तर पर हो, कि जो पीएचडी में प्रवेश लेते हैं ना, पीएचडी में एडमिशन के लिए ये जो प्रोसेस है उसके लिए ऑल इंडिया टेस्ट होना चाहिए पूरे भारत का। ऐसे नहीं कि स्टेट लेवल का हो गया अलग अलग यूनिवर्सिटी का, ऐसे नहीं, पूरे भारत लेवल पे हो। डीलिट और डीएससी उत्कृष्ट प्रकाशित शोध पर आधारित हो, यानी डिप्लोमा हो लिटरेचर में, या डिप्लोमा इन साइंस हो, इस तरीके से आउटस्टैंडिंग जो है डिग्रीज होनी चाहिए, और पब्लिश्ड जो रिसर्च पेपर है उनके पास होने चाहिए, उनका पीएचडी में एडमिशन हो। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शोध हेतु अधिक छात्रवृत्तियां उपलब्ध हो, कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा मंत्रालय हमारा, उनके द्वारा कोई भी रिसर्च करने के लिए जो पीएचडी स्कॉलर्स है उनके लिए भी, और जो प्रोफेसर्स हैं उनके लिए भी, कोई अगर वो रिसर्च करना चाह रहे हैं, आगे शोध करना चाह रहे हैं, वो चाहे एजुकेशन में है, चाहे मेडिकल में, किसी भी लाइन में है, उनके लिए अधिक से अधिक स्कॉलरशिप उपलब्ध हो, ताकि
और नई नॉलेज को, नए जो ज्ञान है उसको खोजा जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हम स्पेशल एजुकेशन की ही बात कर ले, हम ये देखना चाह रहे हैं कि पूरे भारत में ऐसी कोई स्ट्रेटेजी हमने ले ली, मान लो कि ये टीचिंग स्ट्रेटेजीज हैं और इसको यूज करने से हम देखना चाहते हैं कि भारत में अगर ये यूज हो रही है तो इससे कितना सुधार आ रहा है पूरे इंडिया में। या तो हम पूरे इंडिया की भी छोड़ो, पूरे एक स्टेट की भी बात करें तो हमें फंड्स तो चाहिए ना, पैसे तो चाहिए, अलग अलग स्कूल कॉलेज तक जाना है, पहुंचना है, वहां के लिए पेपर वर्किंग भी चाहिए, आने जाने का भी चाहिए, कहीं रहना भी पड़ेगा, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं रिसर्च में। तो वो सारे कहाँ से आएंगे? वो छात्रवृत्ति से आएंगे, स्कॉलरशिप से आएंगे, तो वो सारी चीजों पे भी फोकस किया गया। ठीक है, उसके बाद जो प्रोफेशनल व्यावसायिक शिक्षा पे भी बात की गई। इन्होंने क्या किया कि ये 5 क्षेत्र इन्होंने बांट दिए कि जो वोकेशनल एजुकेशन की बात हम करते हैं ना, तो उनमें इन्होंने दिया कि जैसे अभी जो हम पढ़ रहे थे पहले मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स और आर्ट्स जो आ रहा था, तो इन्होंने ऐसे क्या किया था, इन्होंने कुछ बातें थे कि एग्रीकल्चर, कॉमर्स, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लॉ एंड मेडिसिन, इन्होंने ये व्यवसाय दे दिए थे कि जो व्यवसायिक शिक्षा है इन क्षेत्रों में बढ़ेगी, कि एग्रीकल्चर में जाना है, कॉमर्स में जाना है, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, लॉ में या मेडिसिन में, इन सभी क्षेत्रों की शिक्षा शुरू, विकसित जो है और मजबूत बनाने की जो सिफारिश की गई कि एक तो इन क्षेत्रों की शिक्षा शुरू की जाए और इन क्षेत्रों में विकसित भी की जाए और फिर उनको मजबूत भी बनाया जाए, इस बेसिस पे इन्होंने कहा। इस रिपोर्ट की बात हम कर रहे हैं जो इस आयोग ने दी थी। फिर महिलाओं के लिए भी शिक्षा का जो समान अवसर की डिमांड की गई कि महिलाओं के लिए समान अवसर हो, पर्याप्त सुविधाओं वाले महिला कॉलेज भी होने चाहिए, गृह अर्थशास्त्र या गृह प्रबंधन जैसे पाठ्यक्रम भी शामिल किए जाए वुमेन्स के लिए। तो इन चीजों पे इस जो आयोग आया था, ये कमीशन, इसने काम किया। ठीक है, आयोग ने क्या किया, भारत की आधुनिक उच्च शिक्षा प्रणाली की नींव रखी थी। अब इस चीज को थोड़ा सा स्टोरी वे में समझ लेते हैं। अगर पूरी क्लास में अगर किसी को कहीं कुछ समझ नहीं आया, कोई डाउट रह गया हो, तो अब ध्यान से समझना, पूरा समझ आ जाएगा। मैम मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। जी जी सर। ये जो आप जी मैम जो आप पढ़ा रही हैं तो ये क्या हम लोगों से रिलेटिव है क्या? एसटीटी में या सीटेट में इसका क्वेश्चन या कुछ इससे संबंध है मैम? सर ये एजुकेशन कमीशन है ना हमारा, जो हमारी एजुकेशनल पॉलिसीज आई हैं, जो हमारा मेंशन जी। है एजुकेशन पॉलिसीज एंड स्कीम, तो वहां पे सिर्फ एजुकेशन पॉलिसी जो है, कमीशन जो आए, ये एजुकेशन कमीशन है ना पहला सर, जो 1948 में आया, फिर एक 1952 में आया, जिसके बेस पे क्या बनी हमारी जो 1968 वाली, सॉरी 1968 वाली जो एनईपी बनी थी, वो बनी थी। तो ये सारे सर सीक्वेंस में चलेंगे, अगर मैं रेंडमली आपको करवाऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। जी मैम, ओके मैम। हाँ जी, इसलिए हम जो है आयोग समझते हुए चल रहे हैं। शिक्षा आयोग है तो शिक्षा आयोग तो टीचर्स के काम का ही है ना, हम टीचर के पेपर दे रहे हैं। हाँ ये चीज है कि देखो हमारे स्पेशल एजुकेशन में ज्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन इस पे नहीं आएगा, हमारा सिर्फ ये आएगा कि कौन सा एक्ट कब आया, किस एक्ट में क्या बात की गई। अब अगर हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसे पता होगा कि किस एक्ट में क्या बात कही गई? तो जब हमें रिवाइज करना पड़ेगा इसको, इसलिए मैं बता रही हूँ कि एक जी बार मैम। मैंने डिटेल में करा दिया, अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी में ये समझा रही हूँ, तो पूरा ध्यान से इसको समझ लेना। जी जी, ओके। 1947 में भारत आजाद हुआ। उसके बाद जो है हमारे जो मंत्री कह लो या जो यहाँ के जो लोग थे, गवर्नमेंट थी हरियाणा जो हमारे भारत की, उनको लगा कि हमारे जो भारत में विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है। तो इन्होंने क्या किया, जो कैब है, कैब की ना फुल फॉर्म लिखवा देती हूँ मैं, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ कमीशन, सॉरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये वो है जो केंद्रीय, मतलब केंद्रीय स्तर पर है ये बोर्ड, जो कि हमारे शिक्षा विभाग को ना एडवाइज करता है कि क्या करना चाहिए। एक तो इसने, और एक IUBE, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो कि सभी यूनिवर्सिटीज का एक बोर्ड बना हुआ था। इन दोनों ने मिलकर भारत सरकार के सामने ये मांग करी कि हमें एक ऐसे कमीशन की जरूरत है जो हमारे भारत देश में विश्वविद्यालय की शिक्षा को सुधार करने के लिए, उच्च स्तर पे लाने के लिए कुछ जो है काम किया जाए। तो इनकी सिफारिश पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, भारत सरकार ने 1948 में नवंबर के महीने में एक आयोग बना दिया।
जिसका नाम क्या था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ठीक है, इस कमीशन को काम दिया गया कि आप जो पूरे भारत में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में रिसर्च करो, आप जो अपनी स्टडी करो, रिपोर्ट बनाओ कि क्या सुधारों की जरूरत है, क्या सिफारिशें हैं, रिकमेंडेशन दो, सुझाव दो। तो इन्होंने क्या किया, अगस्त 1949 में, आपने फुल फॉर्म नोट कर ली होगी, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। 1949 में इन्होंने क्या किया, एक रिपोर्ट सबमिट कर दी, लगभग 600 पेज, 600 जो शिक्षाविद थे उन पे भी, इनसे भी इन्होंने क्वेश्चन आयर फिल करवा लिया, अलग अलग जगह पे इन्होंने विजिट की, सबसे मिले, किसी से इंटरव्यू लिया, सब कुछ किया। फिर इन्होंने एक जो है रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट में 2 खंड थे, खंड 1 और खंड 2। पहले में तो थी सिफारिशें कि क्या सुझाव हम दे रहे हैं, क्या रिकमेंडेशन हम दे रहे हैं। दूसरे में जो थी डेटा था कि किस बेस पे हम ये सिफारिशें दे रहे हैं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट था बस। उसके बाद जो उन्होंने जो जो चीजों पे बात की, कि महिलाओं पे बात की, इन्होंने टीचिंग स्टाफ की बात की, एजुकेशन स्कूल सिस्टम, जैसे एनईपी 2020 ने अब जो दिया था ना 5+3+3 वाला फॉर्मूला दिया, तो वो कहाँ से चेंज होता हुआ आ रहा है, देखो कि इन्होंने क्या कर दिया था, जो यूनिवर्सिटी ने, इन्होंने ये कर दिया कि 11 साल की स्कूल शिक्षा होगी, 11 साल के बाद बच्चा यूनिवर्सिटी में आएगा, इन्होंने ये कर दिया था। ठीक है, कि 11 साल की इंटरमीडिएट स्टडी जो है वो करके यूनिवर्सिटी में आएगा, +2 क्लास जो थी वो यूनिवर्सिटी में होती थी, इन्होंने ये चीज बोल दी। और पीएचडी के लिए इन्होंने कुछ दिया कि रिसर्च पेपर होने चाहिए, मेरिट के बेस पे टीचर्स को प्रमोशन मिलना चाहिए, पदोन्नति जो है मेरिट की बेस पे होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें इन्होंने दे दी। मेन एक और याद रखना कि यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे होने चाहिए, 3000, और कॉलेज में कितने, 1500 बच्चे होने चाहिए, ये इन्होंने दिया। और ज्यादा चीजें नहीं है। और जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में ये जो इन्होंने फील्ड बांट दिए थे कि इन क्षेत्रों के कोर्सेज बनाओ, कि ऐसे डिवाइड कर लो, ऐसे नहीं कि रेंडमली चल रहे हैं। एग्रीकल्चर के अलग कोर्स लेके आओ, कॉमर्स के कोर्सेज लेके आओ, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, लॉ के, मेडिसिन के, एग्रीकल्चर में भी अलग अलग कोर्सेज हैं, कॉमर्स में भी है, अब तो बहुत सारी चीजें डेवलप हो गई। तो इन्होंने ये 5 क्षेत्र दे दिए थे कि ऐसे डिवाइड कर दो डिपार्टमेंट्स। ठीक है, ये चीजें थी मेन। उसके बाद जो है यहाँ पे हम आ जाते हैं एमसीक्यूज पे। ठीक है, आई होप इसमें कोई डाउट रहा नहीं होगा किसी को। ठीक है, और बाकी जब आगे जैसे जैसे हम ये करेंगे ना, सीक्वेंस वाइज एक एक कमीशन में करवाऊंगी थोड़ा, और फिर जो एक पूरी स्टोरी बन जाएगी कि कैसे 1948 में हमारा यूनिवर्सिटी के लिए आ गया, और फिर जो है 1952 में और 52-53 में हमारा जो आया सेकेंडरी स्कूल का आया था, वो स्कूल्स के लिए था। फिर इसी के जो बेसिस पे आगे हमारे और चले, 1968 की एजुकेशन पॉलिसी आई, फिर 1986 की एजुकेशन पॉलिसी आई, और 86 के पीछे जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पीओ एक्ट आया, पीओए प्लान ऑफ एक्शन आया 1992 में। फिर प्लान ऑफ एक्शन के बाद जो है हमारी चीजें आगे चली, और उस प्लान ऑफ एक्शन के बाद 2020 की एनईपी आई है। ठीक है, अब फिर उसके अलावा जो एक्ट होंगे ना, उन पे हम अलग से चलेंगे। जो चीजें हैं कि हमारा पीडब्ल्यूडी आया, आरसीआई बना, एनसीईआरटी एससीईआरटी बना, वो सारी चीजें पूछी जाएगी पेपर में। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सभी अपना आंसर देंगे। मैं एमसीक्यूज का जो आपको बॉक्स है वो ओपन कर लेती हूँ। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, ज्वाइन कर लूँ मैं। चलिए, नहीं। वेरी गुड, बहुत सही आंसर दिया कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 की अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने की थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पूरा नाम है इनका। ठीक है, सी आंसर है। वेरी गुड, सबका आंसर जो है ये सही आ रहा है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को किस सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, कौन सी सरकार ने किया था, बताइए। आंसर दीजिए फटाफट। जी, कुछ कुछ लोग जो है कंफ्यूज है, किसी का सी भी आ रहा है बीच में,
और कुछ एक ने बी भी दिया है। देखो मैं क्लियर कर देती हूँ। जो आयोग की नियुक्ति की थी ना वो भारत सरकार ने की थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। सिफारिश किसने की थी? सिफारिश उसने की थी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और इसके साथ जो था वो था IUBE, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इन दोनों ने मिलकर सिफारिश की थी भारत सरकार को, तो नियुक्ति भारत सरकार ने की थी, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा कि भारत सरकार ने इसकी नियुक्ति की थी। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने किस संस्थान की स्थापना की सिफारिश की थी? ओके, ये पॉइंट हमारा रह गया था, सॉरी, ये मैं बताना भूल गई। चलिए एक बार अगर किसी को पता है तो बताइए, अदरवाइज मैं बता देती हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने क्या किया, इसने सिफारिश की कि हमें अगर विश्वविद्यालय शिक्षा को ना अगर अच्छा रखना है तो एक कंटिन्यूटी लेवल पे ना हमें एक कमीशन बनाना पड़ेगा। और उन्होंने यूजीसी की डिमांड की कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बना दिया जाए, जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी को ग्रांट देगा कि कितना ग्रांट किसको देना, वो सारी चीजें मैनेज करेगा सब यूनिवर्सिटीज के ऊपर। तो इन्होंने जो है 1948 में हमारा ये कमीशन आया था, इसने यूजीसी की सिफारिश की थी और यूजीसी की स्थापना हो गई थी 1956 में, ठीक है, ये याद रखना। यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई, किसकी सिफारिश पे हुई? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया 1948 में, यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये बहुत इजी क्वेश्चन चलेंगे पर फिर भी प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिए हैं। जैसे ही हमारे ये 2-3 एक्ट हो जाएंगे ना, 2-3 कमीशन हो जाएंगे, पॉलिसीज, एजुकेशन पॉलिसी जो हमने ली है 2020 की पॉलिसी तक, फिर हम इन सबके मिक्स एमसीक्यूज भी करेंगे, उससे और प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत बढ़िया। विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण या केवल नए विश्वविद्यालय स्थापित करना? तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो स्थापित किया गया था, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग किस वर्ष नियुक्त किया गया था? बहुत बढ़िया, सबके आंसर सही आए हैं। इस तरह अगर आपको एक्ट वगैरह पॉलिसी अगर याद हो गई ना, बहुत अच्छा पेपर जाएगा जी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1948 में इसकी नियुक्ति हुई थी। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन के समय शिक्षा मंत्री कौन थे? देखो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो ये आई गेस अगर नहीं पता हो तो 1948 का सोचना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ थे शिक्षा मंत्री? डॉक्टर अबुल कलाम आजाद थे, याद रखना, डॉक्टर अबुल कलाम आजाद जो थे 1948 में शिक्षा मंत्री थे, उस टाइम पे जब विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आया था, ठीक है। मैंने रिलेटेड क्वेश्चन सारे टॉपिक सब कुछ ऐड किया कि कहीं से भी पूछा जाए तो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आयोग ने उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में किस भाषा पर जोर दिया? अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी ये क्वेश्चन सही हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी आयोग में कोई नेगेटिव बातें जो है नहीं कही गई होंगी। वेरी गुड, प्लीज रिपीट 6। सर 6 नंबर क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन जब हुआ था 1948 में, तो उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद थे। इसका ऑप्शन जो सी हो जाएगा। आयोग ने उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में किस भाषा पर जोर दिया? तो क्षेत्रीय भाषाएं और अंग्रेजी भाषा पर जोर दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8, आयोग ने विद्यार्थियों के लिए किस पहलू पर के विकास पर जोर दिया?
शारीरिक विकास, नैतिक एवं चरित्र विकास, संगीत कौशल, सैन्य कौशल। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत अच्छा आंसर दिया सबने, नैतिक व चरित्र विकास पर बल दिया। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने कितने महीनों तक कार्य किया? इसमें ऑप्शंस जो है, एक सेकेंड, इसमें जो आपका ऑप्शन है ना वो गलत आ गया है। ऑप्शन इसमें है नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली अगर हम देखें नवंबर और दिसंबर 2 मंथ्स ये हो गए, और आपका 1 जनवरी से लेकर अगस्त तक 8 मंथ्स हो गए, 8, 9 और 10, तो लगभग 10 या 11 मंथ्स हम कह सकते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन जो यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, पर ये गलत हो जाएगा, तो इसका 11 मंथ्स होगा। ठीक है, आंसर लिख लो अलग से, ये ऑलमोस्ट 11 मंथ्स। जी ठीक है, ये गलत है इसका आंसर, ये कोई मत करना। उसके बाद हम चलते हैं, आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षा को किसका संवर्धन करना चाहिए, किसको प्रमोट करना चाहिए? माइक म्यूट कीजिए प्लीज, किसका अनम्यूट है? जी बहुत बढ़िया आंसर आए सबके, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि आयोग ने कहा कि जो हमारे विश्वविद्यालय शिक्षा है वो ऐसी हो कि वो सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य जो है उनको प्रमोट करे, उनको बढ़ावा दे। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, आयोग ने पाठ्यक्रम के किस सिद्धांत की सिफारिश की? केवल रटने पे आधारित, व्यापकता और गहराई, सैन्य उन्मुख या व्यवसाय केंद्रित? बहुत बढ़िया आंसर है कि व्यापकता और गहराई की सिफारिश की गई। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, आयोग ने किस प्रकार के मूल्यांकन को महत्व दिया? जी बढ़िया, बहुत अच्छे क्वेश्चन, इजी भी लग रहे हैं थोड़े से, और चीजें जरूरी इसलिए हैं कि हमें पढ़नी पड़ेगी। एक अनाउंसमेंट मैं अभी करूंगी थोड़ी सी देर में। चलिए, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा कि सतत आंतरिक मूल्यांकन। इसके बाद है, आयोग ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालयों को क्या बनाए रखना चाहिए? थोड़ा फास्ट हम करेंगे, आज हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, जल्दी जल्दी करेंगे, कुछ चीजें हमें डिस्कस करनी है। चलिए, वेरी गुड, शैक्षणिक स्वतंत्रता, क्योंकि जो है यहाँ पे आकर एक करिकुलम नहीं था, ऑप्शन दे दिए कि एग्रीकल्चर में कोई जाना चाहता है, कॉमर्स में जाना चाहता है, कोई टेक्नोलॉजी एरिया में जाना चाहता है, लॉ है, मेडिसिन है, तो शैक्षणिक स्वतंत्रता विश्वविद्यालय ने दे दी थी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, आयोग के अनुसार विश्वविद्यालयों में अनुसंधान कैसा होना चाहिए, रिसर्च जो है वो कैसी होनी चाहिए? प्रोत्साहित और समर्थित प्रतिबंधित, टाला जाए, केवल विदेशियों द्वारा किया जाए? बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन सबने दिया और ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे आपके ग्रुप में,
और आपको सेल्फ स्टडी करने हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो हम कल डिस्कस कर लेंगे, कल की क्लास जो 10 मिनट और भी एक्सटेंड कर लेंगे, हम कोई इशू नहीं है। और अभी जो है मैं आपको एक चीज और बताना चाह रही थी, उस पे हम आते हैं। और किसी कारण से जो है आज, हाँ जी अनुच्छेद 16, 42 और 46 के बारे में बता दीजिएगा। सर आज तो नहीं हो पाएगा, कल हम जरूर बता देंगे आपको, ठीक है सर। ठीक। हाँ जी, अभी के लिए सर एक अनाउंसमेंट ये है कि आज की क्लास जो है हमारी अभी 9:45 पे ही खत्म हो रही है। और आज का जो टॉपिक था हमारा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49। इसके बाद हम जो सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन कमीशन आया था 1952-53 वाला, वो हम पढ़ेंगे। और थोड़े थोड़े करके ही आज का टॉपिक मैंने अकेला सिंगल लिया है, उसके बाद जो एजुकेशन आएंगे एक एक दो दो करके इकट्ठे हम पढ़ेंगे, ताकि दो दो करके हम जल्दी इसको फिनिश करें, क्योंकि हमें 2020 तक की एजुकेशन पॉलिसी करनी है, तो 4 हमारे यही हो जाएंगे। उसके बाद हम पीडब्ल्यूडी और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट एक साथ करेंगे। और ऐसे ही जो चीजें जुड़ी हुई है एक दूसरे से, जैसे एनसीईआरटी एससीईआरटी हम एक दिन में पढ़ लेंगे। और जो है एसएस से आया था, आरएम जो है आया था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा, इन चीजों को हम एक साथ पढ़ लेंगे। और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो थे वो 2 बार आए थे, तो वो सारी चीजें इस तरह हम दो दो चीजें एक एक दो दो करके साथ में पढ़ेंगे, ताकि किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी, कोई भी एक्ट या कोई भी कमीशन, कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका कमीशन जो क्वेश्चन है एक तो वो रॉन्ग ना हो, और आप जो है क्वेश्चन को देख के कहीं भी कंफ्यूज ना हो कि ये जो है क्वेश्चन कौन सी एक्ट का है, कौन सी पॉलिसी का है। ठीक है, क्लियर है सबको? थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। चलिए आज की क्लास हम किसी रीजन से यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, कल की क्लास कंटिन्यू रहेगी पूरी 1 आवर की, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके, गुड नाइट। सत्येंद्र जी, ओ बाबू सत्येंद्र जी।